जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। तो ये है एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन नंबर सी है 50% या ऑप्शन डी है 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15%। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का गठन बताओ मुझे कौन से आर्टिकल में है। लोकसभा का गठन आर्टिकल आर्टिकल 81 में है। 81। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। और अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति अगर चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, इसीलिए इसे लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक। लोकसभा को और कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। याद रखना, द हाउस ऑफ द पीपल, निचला सदन, निचला सदन, इतना याद रखना। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता तो एक बस याद रखना, मिनिमम एज आपकी मिनिमम एज 25 ईयर। और लोकसभा का अधिकतम सीट बताओ, मैक्सिमम सीट तो ये है 500। लेकिन वर्तमान पूछे, वर्तमान करंट टाइम में कितनी है? 550 है। सॉरी, आई थिंक क्या भैया 550 ही है। ये बोलने में मिस्टेक हो गया था। लोकसभा का अधिकतम सीट कितनी है? 550, लेकिन वर्तमान पूछे 543, मतलब 543। ओके, इतना तो हो गया ना। और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष बताना, लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आर्टिकल आर्टिकल 93 में है। 93 में है। ज्वाइंट सिटिंग लिखना, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग तो ये है आर्टिकल 108 में, 108 में, आर्टिकल 108। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निप्पणी जिसे टिप्पणी भी कहा जाता है, नृत्य के साथ आमतौर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन ए है सितार और सारंगी, ऑप्शन बी है बांसुरी और वीणा, ऑप्शन सी है ढोल और मंजीरा, ऑप्शन डी है तबला और हारमोनियम। और ये पूछा गया था आपके एसएससी जीडी 2026, मतलब हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि अभी भी हुआ है। तो इसके साथ बजाया जाता है आपका ढोल और मंजीरा, ढोल और मंजीरा। टिप्पणी नृत्य कहाँ से है? गुजरात से, गुजरात से, गुजरात, गुजरात से। एक आध याद रखना, गरबा। भाई हम लोग गुजरात गए थे, वो गरबा कर रही थी। गरबा के साथ क्या कर रही थी? डांडिया भी कर रही थी, डांडिया। गुजरात गए तो वो गरबा कर रही थी, गरबा के साथ डांडिया भी कर रही थी। तो नाउ नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा वेद मुख्यतः, क्या कहा गया? मुख्यतः संगीत सामग्री के लिए भी जाना जाता है। संगीत सामग्री के लिए। तो ऋग्वेद का मुझे बताओ पहले, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 मंडल, 10 मंडल। और 1028 सूक्त, याद रखें 1028 सूक्त, 1028 सूक्त। और 10,580 रचनाएं, 10,580 रचनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। और ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में गाय को कहा गया है अघन्य। क्या कहा गया है? अघन्य। ऋग्वेद में गाय को कहा गया है अघन्य। ठीक है। और ऋग्वेद का उपवेद है, बताना मुझे ऋग्वेद का उपवेद, लिखना अपने कॉपी पर। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। कौन सा वेद? आयुर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी। अर्थावेद से बताओ मुझे, अर्थावेद से जादू टोना याद बस रखना, जादू, जादू टोना, जादू टोना। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, पवित्र, पवित्र नदी लिखना तो यह सरस्वती, सरस्वती नदी, सरस्वती, सरस्वती नदी। और सर्वाधिक उल्लेख लिखना, सर्वाधिक उल्लेख वाला, सर्वाधिक उल्लेख तो यह सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है? और आप सभी को एक बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
और इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 तक कवर कर चुके हैं, मतलब 100 क्वेश्चन कहने को है, लेकिन हम लोग 200 से 250-300 क्वेश्चन पूरा कवर कर लिए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, बाकी मेरी मेहनत आप सभी को दिख ही रही होगी। बाकी चेहरा तो नहीं दिख सकता, लेकिन मेहनत तो दिख रही है ना, कंटेंट के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है? ऑप्शन ए है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है। ऑप्शन बी है, चंद्रमा का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी से कम है। ऑप्शन सी है, चंद्रमा सूर्य के अधिक निकट है। या ऑप्शन डी है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी से कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी से कम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पैलेस ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है? तो पहले बताओ मुझे अमिश त्रिपाठी के, बताओ अमिश त्रिपाठी की एकांत रचना बताओ मुझे। तो याद रखना, द द इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंट ऑफ मेलुहा, द इम्पोर्टेंट ऑफ मेलुहा, मेलुहा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना अपने कॉपी पर। राइटिंग पर ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप लोग। और द सीक्रेट ऑफ नागाज, एक और याद रखना, द सीक्रेट ऑफ नगास, द सीक्रेट ऑफ नगास। शशि का बताओ मुझे, शशि थरूर का, एक सेकेंड, शशि थरूर का बताओ मुझे। लिखना एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पैलेस ऑफ एल्यूजन्स के लेखक तो ये हैं चित्रा बनर्जी। कौन है आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्रा बनर्जी, दीवा करुणी। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व खुशी सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में उदारता का कारक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व खुशी सूचकांक में उदारता, किसका उदारता का कारक माना जाता है? ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक सहयोग। ऑप्शन सी है दान एवं परोपकारी कार्यों की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी है जीवन प्रत्याशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दान एवं परोपकारी। भाई हम लोग दान किसी को करेंगे, किसी के ऊपर परोपकार करेंगे, तभी तो हम खुश रह पाएंगे ना, है ना, कि लड़ाई झगड़ा करके खुश हो जाएंगे। तो उसी को पूछा गया है खुशी इंडेक्स में उदारता का कारण। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल है, उदारता देखते ही यहाँ पर राइट आंसर लगा दोगे कि दान और परोपकारी कार्यों की प्रवृत्ति। और ये भी पूछा गया था आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगे सब के सब पीवाईक्यू बेस्ड हैं। बाकी हम लोग एडवांस प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, उसमें मैं अपना क्वेश्चन ऐड करूंगा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किदिम्बी श्रीकांत। ऑप्शन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7, किदम्बी श्रीकांत के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं? ऑप्शन ए है, वे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शॉटलर बने। ऑप्शन बी है, वे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शॉटलर बने। ऑप्शन नंबर सी है, वे ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शॉटलर बने। ऑप्शन नंबर डी है, वे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शॉटलर बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ, क्या आप लोग कमेंट तो करते नहीं किसी का, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कादम्बी श्रीकांत के बारे में लिखना, अर्जुन अवार्ड, अवार्ड अर्जुन अवार्ड कब मिला इसे? तो 2015 में मिला कादम्बरी श्रीकांत जी को। ठीक, और पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री पीएस मतलब पद्मश्री, पद्मश्री कब मिला? तो ये 2018 में मिला, 2018 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, वर्ष 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत द्वारा पहली बार अफगानिस्तान को कौन सी वस्तु भेजी गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत द्वारा पहली बार अफगानिस्तान को कौन सी वस्तु भेजी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं।
और कब भेजा गया था, तो याद रखना 29 अक्टूबर 2017 में, 2017 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो यह है 1950 में। कब की गई थी? 29 अक्टूबर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 29 अक्टूबर कहाँ होगा भैया, है ना उसका वो वाला का मैं बता दे रहा था यार, उसके लिए सॉरी, है ना, कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। अच्छा, राष्ट्रीय नमूना संरक्षण की स्थापना कब हुआ? 1950 में। इतना तो हो गया ना। हेड क्वार्टर बताओ, HQ मतलब हेड क्वार्टर, तो यह है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। मंत्रालय बताना, मंत्रालय, मंत्रालय, तो याद रखना, सांख्यिकी, सांख्यिकी और और कार्यक्रम, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम ओ MOSPI भी कहा जाता है, MOSPI। इसका कार्य क्या है बताओ, कार्य, वर्क बताओ, वर्क, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अरे याद रखना, घरेलू, घरेलू उपभोक्ता व्यय, उपभोक्ता व्यय, घरेलू उपभोक्ता व्यय, इतना बस याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ, एक सेकंड यार, लेग हो रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? क्या कहा गया है? नहीं करता। तो असम करता है, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो ये पूछा गया था आपके SSC GD 2026 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताओ राइट आंसर मुझे बताओ। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, मणिपुर नहीं करता, मणिपुर नहीं करता। और बांग्लादेश के साथ भारत अपने देश की सीमा 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, इतना बस याद रखना। रेड क्लिप लाइन याद रखना आप लोग, रेड क्लिप, रेड क्लिप लाइन 1947 में, 1947 में, 1947 में। मुझे बताओ कौन कौन सी देश सीमा लगाती है? तो असम लगाती है, त्रिपुरा लगाती है और मिजोरम लगाती है। इतना हो गया ना। और एक मणिपुर नहीं लगाती, और एक याद रखना, मेघालय, 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 ठीक। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का स्थान किस बंदरगाह, भारतीय बंदरगाह को बनाया गया था? फिर से रीड करेंगे एक बार, भारत के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का स्थान किस भारतीय बंदरगाह को बनाया गया था? तो किससे बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में, गुजरात। लेकिन इसे क्या कहा गया है, दिया गया है अभी? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है आपके चरक, क्या? चरक, चरक, चरक। सुषुप्त के बारे में मुझे बताओ, सुषुप्त के बारे में। सुषुप्त संहिता लिखी, सुषुप्त संहिता के रचनाकार कौन है? संहिता के रचनाकार तो ये हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, है ना। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, पतंजलि की वजह मुझे पतंजलि के, तो योग दर्शन याद रखना, योग दर्शन का जनक कहा जाता है, पतंजलि जनक, योग दर्शन का जनक, द फादर ऑफ फिलोसफी। योग सूत्र याद रखना, एक याद रखना, योग, योग सूत्र। और एक याद रखना, एक याद रखना, महाभाष्य, महाभाष्य, ठीक है ना। और धन्वंतरी के बारे में याद रखना,
एक चिकित्सक थे। चिकित्सक कहाँ के चिकित्सक थे? चंद्रगुप्त के द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे ये। धनवंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंबिसार की कथित तौर पर हत्या करने या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए है उदयन, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है कालाशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है अजातशत्रु के शासनकाल को पितृहंता वंश, पितृहंता वंश या हर्यक वंश, हर्यक वंश। अजातशत्रु के कार्यकाल में याद रखना प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम प्रथम बौद्ध बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत कब? 483 ईसा पूर्व में। अच्छा, मुझे बताओ अजातशत्रु के शासनकाल टाइम पीरियड के बारे में। तो लिखना 492 से 460 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। बिंबिसार के कार्यकाल के बारे में बताओ मुझे, बिंबिसार के। तो याद रखना 544 से 492, 492 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। इतना हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो यह है आपका 1707 में, 1707 में। याद रखना 3 मार्च, लिखना 3 मार्च, मार्च 1707 में, 1707 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में, अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। कारण मुझे बताओ कारण। तो ये कोई युद्ध से नहीं हुआ था, ये वृद्ध व्यक्ति हो गए थे, मतलब बीमार हो गए थे। इतना बस याद रखना, बीमार, बीमार होने के कारण। ठीक, बीमार में क्या बीमारी अगर पूछे तो बोल देना बुखार था, बुखार। अरे क्योंकि 88 ईयर्स है वो, मतलब 88 साल वो पूरे जीवित थे। तो ऐसे में आप ही सोचो, कोई 88 साल का व्यक्ति अगर जीवित है तो वो तो एकदम बुजुर्ग हो जाएगा ना, उसे किसी न किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी उसके शरीर में आएगी ही। तो ये बीमारी के कारण मर गया, मतलब अपने वृद्ध अवस्था के कारण मर गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मालवा पठार मुख्यतः किस राज्य में है? और भाई इसमें गलती करो, मैं बोलता हूँ खुल खुल के गलती करो, क्योंकि देखना मालवा पठार पूछा गया है और पूछा गया है मुख्यतः, मालवा पठार नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मालवा पठार मुख्यतः। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी पढ़ना सीखो ध्यान से। मालवा पठार मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है, मतलब स्थित है, पाया जाता है, क्या बोल रहा हूँ। तो यह है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी के दौरान पूछता मालवा पठार मुख्यतः ना पूछकर पूछता मालवा पठार किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग बोलते ऑप्शन ए और बी, मतलब ऑप्शन ए और सी, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश में। लेकिन मुख्यतः पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें? मुख्यतः पूछा गया है। तो मुख्यतः यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे कुछ पठार बताओ, मुझे कुछ पठार तो बताओ, बताना। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर कहाँ है? तो यह है झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, डब्ल्यू बी पश्चिम बंगाल, और एक याद रखना उड़ीसा, उड़ीसा। ये कोड वर्ड याद रखना, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ओडी मतलब उड़ीसा। दक्कन का पठार याद रखना, दक्कन, दक्कन पठार। तो ये है आपके एम एच महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश। उसके बाद है तेलंगाना, तेलंगाना, तिल लगा के आना, तेलंगाना, तिल लगा के आना, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 60 है, 16th है, क्वेश्चन नंबर 16, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? मतलब क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई बताना मुझे। ऑप्शन सी है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई, ये भी कमेंट करना आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 17 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 17 है, संताल संथाल नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो वे है विवाह और फसल, विवाह और फसल, विवाह और फसल के अवसर पर किया जाता है। और ये ट्राइबल फोक डांस है, ट्राइबल ट्राइबल फोक डांसेस। और कितने स्टेट में मनाया जाता है? ये स्टेट बताओ, स्टेट स्टेट। तो ये आप लोग कमेंट करना, ये आपका होमवर्क है आज का। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये ऑप्शन है 1767 से 1769, ऑप्शन नंबर बी है 1780 से 1784, ऑप्शन सी है 1790 से 1792, या ऑप्शन नंबर सी है 1799। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था ये बताओ मुझे। हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली। और एक याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि हार चुकी थी मतलब पराजित हो गई, और हैदर अली की जो शासन थी वो जीत गई। इतना बस याद रखना आप लोग। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन युद्ध की समाप्ति कब हुई? मद्रास संधि द्वारा। कौन सी संधि याद रखना? मद्रास मद्रास संधि के द्वारा, मद्रास संधि द्वारा। मद्रास संधि कब हुआ? 1769 में, 1769 में। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। तो नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1946 के प्रांतीय चुनावों के दौरान किस राजनीतिक दल ने सामान्य मतलब जनरल निर्वाचन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी है हिंदू महासभा, या ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कितना मतलब मतदान मिला सामान्यता था, तो 91%, 91% लगभग है, अप्रोक्स है, अप्रोक्स 91%, 91%, 91%। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इस चुनाव में देश की आबादी की 10 से सिर्फ 13% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, कर संपत्ति शिक्षा के आधार पर, ठीक ना। और इसके बाद पीटी नेहरू जी द्वारा, पीटी नेहरू जी द्वारा, नेहरू नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी द्वारा याद रखना 1946 में, 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कौन सी सरकार का? अंतरिम अंतरिम सरकार सरकार का सरकार का गठन किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया इसी के द्वारा 1946 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित संघ, यूनियन और राज्यों स्टेट्स के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल, ऑप्शन सी है सिक्स शेड्यूल, ऑप्शन सी है सेवेंथ शेड्यूल, या ऑप्शन नंबर डी है एट्थ शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेवेंथ शेड्यूल में। कुछ शेड्यूल में लाया हूँ, इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्लाइड में है, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, रीड करो सभी लोग। यहाँ पर अनुसूची है और यहाँ पर विषय है। प्रथम अनुसूची में कहा गया है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। द्वितीय अनुसूची में कहा गया सेकंड में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते। थर्ड में कहा गया है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप। फोर्थ में कहा गया है, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिफ्थ शेड्यूल में कहा गया है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। एट्थ शेड्यूल में कहा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ओके। सेवेंथ शेड्यूल में कहा गया है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। एट्थ शेड्यूल में कहा गया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 22, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, ठीक। नाइन्थ शेड्यूल में कहा गया है उसी द्वारा भूमि सुधार एवं अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण।
10th शेड्यूल में कहा गया है, मतलब 10वीं अनुसूची में, दल बदल विरोध कानून, एंटी डेफिनेशन लॉ। 11वीं अनुसूची में कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषय, 29 सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विषय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और 12वीं अनुसूची में कहा गया है नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर पालिकाओं के 18 विषय सब्जेक्ट, 18th सब्जेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। बाकी इसके बारे में हम लोगों ने पीछे प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा सिक्किम के माध्यम से भारत को तिब्बत से जोड़ता है? भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से, सिक्किम दर्रा के माध्यम से। तो ये नाथुला है, या रोहतांग दर्रा, या जो जिला दर्रा, या लिपुलेख दर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपका क्या हो जाएगा बताओ राइट आंसर? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। कुछ दर्रे मुझे बताओ। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से बताओ। रोहतांग दर्रा याद रखना, क्या दर्रा? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से है। एक याद रखना सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से सिपकिला दर्रा। एक याद रखना बारला चला दर्रा, बारला चला दर्रा, बारला चला दर्रा। इतना याद रखना आप लोग तो। और क्या ही बोलो यार अब। नाउ द नेक्स्ट वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर क्लासेस पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन 23 है, भारत के किस भाग में मानसून के कारण सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून, या पश्चिमी भारत, या उत्तर पूर्वी भारत, या ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, इसका आंसर ही राइट हो गया है, यहाँ पर इग्नोर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, मेघालय के मासिन राम से, मेघालय के मासिन राम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24 है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये। और स्वदेशी आंदोलन की आलोचना करने वाली पुस्तक घेरे बायरे, घेरे घरे बायरे, घर और दुनिया किस बंगाली साहित्यकार द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी मुझे बताओ? तो ये लिखी गई थी आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25 है, आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन। बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना, कमेंट करना, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ऑप्शन ए है 5th, ऑप्शन बी है 6th, ऑप्शन सी है 7th, या ऑप्शन नंबर डी है 8th। तो इसका राइट आंसर कमेंट करना, मैं इंतजार करूंगा। बाकी क्लासेस कैसी लगी इसका फीडबैक मुझे देना, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग स्कूल को इम्प्रूव कर सकूँ, बेहतर से बेहतर आप तक बना सकूँ, कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। और एक शायरी सुनते जाना एक, कि दिखाई भी जो ना दे वो घाव गहरा है, कि दिखाई भी जो ना दे वो घाव गहरा है, यहाँ पर मुस्कुराते चेहरे पर एक पहरा है, यहाँ पर हर मुस्कुराते चेहरे पर एक पहरा है। हम तो रो भी नहीं सकते अपनी बबसी पर, हम तो रो नहीं सकते अपनी बेबसी पर, क्योंकि इस दिल की तन्हाई का समंदर बहुत ठहरा है, बहुत ठहरा है। तो ख्याल रखिएगा अपना साथी। बाकी मिलेंगे हम लोग नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।